बेशक अमेरिका दावा करे कि उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन रूस ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर किया गया हमला पूरी तरह से फेल हो गया। अब ऐसे हालात में ईरान जिस तरह की घातक मिसाइलों से हमले इजरायल पर कर रहा है, उससे एक सर्वनाश युद्ध की शुरुआत कर दी है। على ما مات अमेरिकी हमला, सर्वनाश शुरू, इजरायल पर भीषण हमले। इजरायल ईरान युद्ध का 10वां दिन एक भयानक युद्ध में बदल चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के 3 एटमी ठिकानों नतांज, इस्फहान, फोर्दो को तबाह किया है, उसने ईरान को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। हालात ये है कि अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे ईरान पर हमले किए, जिसमें B-2 बम वर्षक से 30 टन बम अकेले ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर बरसाए गए, जबकि 30 टॉम क्रूज मिसाइलों से ईरान के नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर डाला। लेकिन इन हमलों के 4 घंटे के बाद से जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर अंधाधुंध मिसाइल हमले किए हैं, उसने इजरायल को बंकर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद से रूस और चीन ने ईरान का जंग में साथ देने का मन बना लिया है। हम आपको दिखाएंगे कैसे ईरान ने 4 घंटे के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया है। आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और ये ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मूवमेंट दिख रही है वो एक तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की दिख रही है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के वॉलंटियर्स हैं वो भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ही ऑपरेट कर रही है। और काफ़ी मशीन्स यहाँ पे इर्द गिर्द देखने को मिल रही है जिनसे मलबा हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये वो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी जिनसे यहाँ पे उस जगह का मलबा हटाया जा रहा है जहाँ पे ये मिसाइल हिट कर गया है, जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की अफरा तफरी है। यहाँ पे अब फायर सर्विसेज की टीम आ गई है। फिलहाल टेल अवीव हो, हाइफा हो या कुछ और एरियाज़ हो, वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आयरन डोम को ये मिसाइल जो हैं इवेड कर रहे हैं, यानी इस तरीके के मिसाइल अभी भी ईरान के पास हैं जो आयरन डोम को नाकारा करते हैं या आयरन डोम उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए, 40 में से 7 जो है वो निशाने पे लगे, बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पर इजराइल में सूरत हाल। मरते दम तक जंग करेगा ईरान, खैबर शिकन से हमला। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यह हमला भारतीय समय अनुसार 22 जून सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat
posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. 40 मिसाइल से इजराइल पर हमले, खैबर शिकन से पहला हमला। लेकिन अमेरिका की दोबारा हमले की धमकी के 4 घंटे बाद ही इजराइल पर ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी है, जिसकी वजह से हाइफा और तेल अवीव में भयंकर तबाही हुई है। खबर के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये आइनस्टाइन स्ट्रीट है, टेल अवीव के साथ में ही ये पड़ता है, चूँकि टेल अवीव और हाइफा पिछले कई दिनों से दहल रहा है ईरान के मिसाइल अटैक से। लेकिन यूएस ने जब ईरान पे हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार हमला आज किया। करीब 40 मिसाइल्स दागे, उसमें से बताया जा रहा है कि 7 जो है इसराइल में अलग अलग जगहों पे गिरे, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। ये एक जगह है, ये एक स्ट्रीट है आइनस्टाइन स्ट्रीट, यहाँ पर जो मिसाइल गिरा उसकी वजह से पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि शिद्दत धमाके की बहुत ज़्यादा थी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे इस तरीके की तबाही होती है। नेतन्याहू का दावा, जीतेगा इजराइल, ईरान का 20वां हमला शुरू। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 1 से ज्यादा की मौत की भी खबर आ रही है। खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 राउंड में मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दागी। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खैबर शिकन मिसाइल को दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर शिकन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खुर्रम शहर 4 भी है। ईरान का इजराइल पर यह 20वां बड़ा हमला है। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान का मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए। तकरीबन 40 मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 इसराइल के अलग अलग जगहों पे लगे। मैं इस वक्त आइनस्टाइन स्ट्रीट पे हूं। ये टेल अवीव से यानी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगी है इसराइली सेना, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और साथ ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की टीमें हैं। ये रोड पूरा बंद कर दिया गया। यही वो स्पॉट है जहां पे इसराइल का ये जो मिसाइल है वो गिरा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी IDF ने कहा कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देशफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट करने का दावा किया है। सेना ने कहा कि इनमें से 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल ईरान में कई जगहों पर हमले किए।
As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. इधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में सऊदी अरब, ओमान, इराक और कतर उतरने लगे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले की सख्त निंदा की। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह अवैध आक्रमण करते हुए निंदा की है। वहीं खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से हमले करके इसकी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि अमेरिका को सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी हमले के बदले सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में भी कुछ देश उतर रहे हैं। 3 मुस्लिम देशों ने पहले अमेरिका के इस हमले की निंदा की और अब रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की फेडरेशन काउंसिल की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई क्लिमोव ने कहा कि अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब कई देश परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में सोच सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया। हालांकि स्रोत ने ये नहीं बताया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जारी है। अब चीन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को पिछली रणनीतिक भूलों को दोहराने से सावधान किया है। चीन के सरकारी मीडिया चैनल CGTN की एक विशेष टिप्पणी में कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई एक खतरनाक मोड़ है जो मध्य पूर्व को और अधिक अस्थिर कर सकता है। हालांकि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमलों से गदगद है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे और साहसी रिश्तों को दिखाते हैं। हालांकि हर्जोग ने चेतावनी दी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने इजराइल के लोगों से अपील की है अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला कर कूटनीति को खत्म कर दिया। फिर हम यूरोपीय देशों से बात कर रहे थे, फिर अमेरिका ने उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया। अरागची ने सवाल उठाया कि सबके बावजूद यूरोप ईरान से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो बातचीत के रास्ते पर लौटे। अरागची ने 2 टूक कहा, जब हमने बातचीत छोड़ी ही नहीं तो वापस कैसे लौटे। उसे खत्म करने की पहल तो हमारी तरफ से कभी नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के हमले के बाद अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इजराइल और ईरान युद्ध विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। और ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान की संसद ने बड़ा कदम उठाया है, जहां पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरानी संसद ने हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया। ये इलाका दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है और इससे खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया को झटका लग सकता है। अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत 125 विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था।
अब ईरान के इस फैसले के बाद तनाव और बढ़ने की आशंका है। देखिए इस क्षेत्र को आप यहां पर समझिए, हार्मूज की खाड़ी जो तमाम अरब देशों से यहां पर जुड़ती है, तमाम जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, अरब खाड़ी से यानी कि अरब देशों से जो भी यहां पर तेल मंगाते हैं वो इसी रास्ते से मंगाते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इससे तेल व्यापार पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और तमाम देशों पर बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगेगा। तो पूरा नक्शा आप यहां पर देखिए और समझिए। हार्मूज की खाड़ी को बंद करने का ऐलान यहां पर ईरान ने कर लिया है। ईरान की संसद में इसको लेकर चर्चा हुई और ऐसे में इस खाड़ी को बंद अगर किया गया ईरान की ओर से तो बहुत बड़ा झटका तमाम अरब देशों को यहां पर लगेगा जो तेल आयात करते हैं और जो तेल निर्यात करते हैं, उन दोनों को ही बड़ा झटका लगेगा। खासतौर पर खाड़ी देशों से जो तेल मंगवाते हैं जितने भी देश, उनको ये बड़ा झटका। लेकिन देखिए भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं, हम हार्मूज स्ट्रेट पर इतना निर्भर नहीं करते और हम और रास्ते खोजेंगे। So, Warren, we are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation. And the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also and calling for de-escalation. It is our hope and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation. Thank you. People are saying that may the price, oil price can increase. See, it's very difficult. It's very difficult to speculate on the price factor. The oil price for a long time was between 65 and 70. Then it was between 70 and 75. Today is a Sunday. When the markets open tomorrow, then the consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that. Thank you. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात बार बार यहां पर की जा रही है, वो है क्या ये भी आप समझिए। देखिए ईरान और खाड़ी देशों के बीच समुद्री गलियारा ये है जिसमें सबसे कम दूरी 40 किलोमीटर की है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ये पूरा नक्शा आप यहां पर देखिए और समझिए। ईरान और यूएई बेहद आसपास लगते हैं और इन्हीं दोनों देशों के बीच से ये खाड़ी गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जिसको बंद करने की बात ईरान बार बार कर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर खतरा किस बात को लेकर है ये भी आप जानिए। देखिए ईरान बंद कर सकता है इस रास्ते को, ये सब जानते हैं। समुद्री सुरंगें यहां पर मौजूद है, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से इसको खतरा है क्योंकि उनके जरिए इस पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास 4000 मिसाइल बोट भी हैं। गलियारा बंद हुआ तो तेल सप्लाई भी ठप हो जाएगी, तेल सप्लाई भी पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। इसके अलावा हार्मूज अगर बंद हुआ तो क्या होगा, ये भी एक सवाल सबके मन में है। देखिए तेल की कीमतें इससे बढ़ सकती हैं, $150 से ऊपर तेल के दाम जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ईंधन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ जाएगी, युद्ध बढ़ने का खतरा भी इससे बढ़ेगा और ईरान का खाड़ी देशों से तनाव कम नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक स्तर पर जा सकता है। अब सवाल एक और है कि हार्मूज अगर बंद हुआ तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए भारत की जरूरत का 80% तेल आयात करता है, लेकिन हार्मूज के रास्ते आपूर्ति बहुत कम ही यहां पर देखने को मिली है। और जैसा इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम यहां से बहुत कम ही तेल आयात करते हैं, पश्चिम देश हैं हमारे पास विकल्प के तौर पर। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए सबसे ज्यादा असर बाकी देशों पर पड़ सकता है, पर भारत में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि साफ साफ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कह दिया है कि हमारे पास और विकल्प भी यहां पर हैं। रिफत देखिए इस बीच लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं और इजराइल से लगातार एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते जा रहे हैं। अभी रिफत क्या स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं? अभी आपने इससे पहले भी जिक्र किया था कि अभी तो वहां पर शांति है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे लोग क्या दिनचर्या अपनी वही अपना रहे हैं या फिर बंकरों में रहना उनकी एक मजबूरी अब बन चुकी है?
देखिए, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि ये जो समुद्री रास्ता है, तेल वहाँ से सप्लाई होता है, अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो उससे ज़रूर तेल के भाव बहुत ऊपर जा सकते हैं और कुछ जगहों पे तेल कम पहुंच सकता है या तेल की शार्टेज भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा रास्ता समझा जाता है और सस्ता रास्ता समझा जाता है। खैर, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या हालात हैं यहाँ पे, आपको मालूम है कि रात के दौरान जो है यूएस ने अटैक किया ईरान पर और ईरान ने रिटाइलेट किया और यहाँ पर सायरन्स बजी बहुत सुबह, और उसके बाद जो है पता चला कि 40 मिसाइल्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे ईरान ने और काफ़ी सारे इंटरसेप्ट हुए, लेकिन 7 के करीब जो मिसाइल्स हैं जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे गिर गए और ख़ासतौर से जो आइंस्टाइन स्ट्रीट है वहाँ पे भी नुकसान हुआ, वहाँ पे कमर्शियल एरिया भी है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, लेकिन कोई कैजुअल्टी की या किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दी गई है। अभी कितने लोगों की मौत हुई है ये समझा जा रहा है कि करीब 3 दर्जन लोगों की अभी तक इस युद्ध में जो 12 तारीख की रात को शुरू हुआ उसमें हुआ है और 100 से ज़्यादा लोग यहाँ घायल हुए हैं, लेकिन ईरान में जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। वजह यही है जो मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे पहले से ही बंकर, जब भी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो बंकर बनाए जाते हैं, बेसमेंट बनाए जाते हैं। तस्वीर हम देख पा रहे हैं इमारत में, क्या अभी आप हैं? आप होटल के अंदर हैं? कहाँ पर हैं अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे बड़े बड़े होटल्स हैं, क्योंकि मैं टेल अवीव में हूँ और यहाँ पे मैं यही देख पा रहा हूँ कि लोकल्स भी आजकल उन होटल्स का रुख करते हैं, उन होटल्स में हैं जहाँ पे बेसमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे बंकर्स हैं, वहाँ पे जाने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर उनके एरियाज़ में या उनके घरों में बंकर नहीं है वो इन होटल्स में तब तक रहें जब तक हालात या तो नॉर्मल हो जाते हैं, अगर हालात और ख़राब हो गए तो शायद वो इन्हीं होटल्स में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की ख़राब नहीं है, बल्कि वो इतना एफर्ट कर पाते हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लेकिन मूवमेंट बहुत कम है कई एरियाज़ में, खासतौर से जो हाइफा का एरिया है या टेल अवीव का एरिया है या जेरूसलम का भी एरिया है, मूवमेंट कम देखी जा रही है, क्योंकि जो ही सायरन बजती है तो ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग उस एरिया की जहां पर बंकर्स हों। रास्तों पे भी काफ़ी जगहों पे बंकर बनाए गए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी बंकर बनाए गए हैं, एम्बेसीज के अंदर बंकर बनाए गए हैं, यानी हर जगह पे पहले से ही इस तरीके की तैयारी जो इसराइल ने की है, यही वजह है। लेकिन दूसरी तरफ से बहुत दावे भी किए जा रहे थे कि सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम अगर इस मिडल ईस्ट में किसी के पास है या ये कहा जाए कि एशिया में किसी के पास है, ये सारा मिला के, तो वो यहाँ इसराइल में है, यानी इस पूरे रीजन में इसराइल की बात की जाती थी। और उसके बाद यूएस ने थर्ड अपना मिसाइल सिस्टम, जो ये माफ़ करें एंटी ये एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड भी लाया गया था, उसको इंस्टॉल किया गया था जगह जगह पे, जितने भी यूनिट्स उसके इंस्टॉल किए गए। ये समझा जा रहा था कि शायद मिसाइल्स जो है वो इवेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिसाइल्स डिफरेंट तरीके के दागे गए और ख़ास तौर से जो 15 मैच के हों। मैच में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि 1234.8 किलोमीटर एक मैच होता है, यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो एक मैच की होती है। और आप अंदाज़ा लगाइए जिस मिसाइल की 15 मैच, 20 मैच, 10 मैच स्पीड हो तो वो किस स्पीड से चलता है। और जब एक साथ 40 मिसाइल्स का एक बैरेज लॉन्च किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरसेप्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे इंटरसेप्ट हुए, यानी 40 जो है कई हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर ईरान ने देखिए किया है। बेशक ऐसे कई हथियार ईरान इस्तेमाल कर रहा है जो आज तक उसने इससे पहले नहीं किए हैं और कई सारे घातक हमले वो अब तक कर रहा है इजराइल पर। लेकिन सवाल अब भी यही है लगातार कि आखिर ईरान का अब जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके का होने वाला है, अमेरिका पर हमला करता है या फिर इजराइल पर अपने हमले को बढ़ाता है। देखिए ईरान पर सबसे बड़ा हमला हो चुका है, लेकिन इजराइल पर मिसाइलों की बौछार नहीं रुक रही। अब ईरान ने अपनी टॉप क्लास की मिसाइल खैबर शिकन से इजराइल को दहलाया है। अपने परमाणु अड्डों पर हमले से ईरान इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। फोर्दो मिट गया, नतांज खत्म हो गया।
इस्फहान की परमाणु साइट भी तबाह कर दी गई। सुपर पावर के इस हमले और इस पर किए दावे ने ईरान को बुरी तरह झकझोर डाला। लेकिन ट्रंप के एक्शन के बाद अब ईरान का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया है। इसे कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन नेगेव। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसी चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है कि खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया है, इसे खत्म हम करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि इजराइल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बाईस जून को ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 दाग कर अड्डे को उड़ा डाला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ऐसे 12 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की इस खुफिया साइट को तबाह कर डाला। सवाल है कि अब ईरान क्या करने जा रहा है? युद्ध में अभी तक ईरान ने बदला उसी हिसाब से लिया है जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान पर किए हैं। ईरान ने तेहरान के बदले तेल अवीव को टारगेट किया। ईरान की मिसाइलों का कहर साफ देखा जा सकता है। ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल से हुई तबाही है। सवाल है कि क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर हमले का जवाब इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे? क्या परमाणु का बदला परमाणु से लेगा ईरान? क्या डिमोना परमाणु रिएक्टर फटने वाला है? क्या नेवतिम का सीक्रेट एयरबेस मिटने वाला है? क्या इजराइल की परमाणु रीढ़ को पूरी तरह तोड़ डालेगा ईरान? ईरान के ऑपरेशन नेगेव को समझने से पहले आप तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटीज के बदले अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में अहम इमारतों और ठिकानों को अब मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर गिरी ये मिसाइल खैबर शिकन बताई जा रही है। खैबर शिकन ईरान की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। खैबर शिकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। खैबर शिकन अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में गिरती है। खैबर शिकन मल्टीपल वॉरहेड इस्तेमाल करती है और ये 550 किलो तक के वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. इजराइल दावा कर रहा है कि तेल अवीव में उस अड्डे को उड़ाया गया है जहां इजराइल की सेना केमिकल और जैविक हथियार तैयार करती रही है। इस जगह का नाम नेस ज़ियोना है और ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर है। यहीं से निकले हथियारों से दुनिया में कई हत्याओं को अंजाम भी दिया गया है। अब ऐसी ही मिसाइलों के साथ ईरान ने ऑपरेशन नेगेव की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन नेगेव यानी इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला।
ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों को दे दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम है। ये भी नेगेव में है, इसलिए नेगेव में 2 बड़े अड्डों को टारगेट बनाकर ईरान ने अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर दिया है। सवाल है कि 13 जून के बाद से 500 से ज्यादा मिसाइल ईरान दाग चुका है, लेकिन अब तक उसने अपनी सबसे खास मिसाइलों को क्यों छुपा कर रखा हुआ है? क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ता गुजर चुका है। क्या ये जंग 1 महीना चलेगी या फिर 1 साल या उससे भी ज्यादा? तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना। क्या फोर्दो और नतांज को तबाह करने के बाद इजराइल के डिमोना प्लांट पर खैबर शिकन मिसाइल गिरने वाली है? ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। पहले हमला फिर बदला, ये दौड़ लगातार जारी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ते के बाद 1 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा? It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं जो इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से अटैक किया है, अब उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना इजराइल को बर्दाश्त करेगा ना ही अमेरिका को। खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं, इसलिए जो हमले अभी तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसे ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किसी भी वक्त हो सकता है। ये वार्निंग ईरान लगातार देता रहा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं।
यहाँ 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका ही एक ऐसी ताकत है जिसका वो सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ट्रंप को डर ये भी है कि ईरान की मिसाइलें उनके अड्डों पर बरसेंगी तो वहां तो कोई आयरन डोम भी नहीं जो उनकी सेना को बचा पाए। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उनके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। वैसे खबर यह भी है कि अमेरिका ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अपने अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया है। बगदाद में अपने दूतावास से बहुत सा स्टाफ हटा लिया है। यही हाल खाड़ी के बाकी देशों में भी है, जहां अमेरिका ने अपनी फौज की मौजूदगी कम की है। बड़े बड़े हथियारों को भी दूसरे अड्डों पर ले जाया जा चुका है। Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. इस डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से आगे लड़ते रहना है तो अमेरिका की मदद लगातार जारी रखनी होगी। और न सिर्फ मदद, बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में लगातार हमले करने होंगे, नहीं तो रोज ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलेगा। यही खौफ अब पूरी दुनिया में फैल चुका है।